हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल एग्जांपल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इसमें पहला प्रॉब्लम है हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेस +4q एंड 2 पॉइंट चार्जेस +4q एंड +q are placed 30 centimeter apart. At what point on the line joining them the electric field is 0? क्या मतलब है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं +4q एंड +q जो कि 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एट वाट पॉइंट, किस पॉइंट पर, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कुछ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई दो चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। चार्ज कितने कितने हैं, जैसा कि इसमें एक प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है, चार्ज है हमारे पास में +4q एंड +q, ये दो चार्ज हमें दिए हुए हैं। और हमें क्या पता करना है कि इन चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, अब ये लाइन जो है, इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, दोनों तरफ आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बीच में तो हमने ज्वाइन कर ही दिया है स्ट्रेट लाइन से, इसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक दिस। ये इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन हो जाएगी। और इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट हमें ऐसा पता करना है जहां पर कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे हो सकता है, पहले हम इसको एनालाइज करें। कहाँ पे 0 हो सकता है, अगर हम इस चार्ज सिस्टम के बारे में लेफ्ट में बात करें, लेफ्ट साइड में क्या होगा, जैसे कोई पॉइंट लिया हमने यहाँ पर, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो पहले हम उसको एनालाइज करें कि भाई अगर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं तो +4q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड में होगा, +q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी लेफ्ट साइड में होगा। तो चूंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे लेफ्ट पॉइंट पर, ये कहाँ पर आ रहा है, इसके लेफ्ट में। तो लेफ्ट पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कहाँ पर होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे, दोनों ही चार्जेस की वजह से, +4q और +q चार्ज की वजह से। इसलिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कभी भी 0 नहीं होगा। फिर अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में अगर किसी पॉइंट, जैसे कि इस पॉइंट पर पता करना चाहें कि क्या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, तो देखिए +q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट साइड में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। सिमिलर वे में +4q चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इससे दूर जाने वाली डायरेक्शन में होगा, यानी कि वो भी राइट डायरेक्शन में आएगा। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है वो कहाँ पर होने वाली है, टुवर्ड्स राइट। इसलिए इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता फॉर गिवन पेयर ऑफ चार्ज। ये कहाँ पर हो गया, इस सिस्टम के राइट में। तो जो इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट और राइट में, इस चार्ज सिस्टम के लेफ्ट और राइट में हमने दोनों जगह पता कर लिया। अब एक जगह और बचती है, कहाँ पर, इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो मान लीजिए हम यहाँ पर बीच में किसी पॉइंट की बात करें, जैसे कि बीच में हमने इस पॉइंट की बात करते हैं और इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि ये तो हमने नाम दे दिया, +4q की पोजीशन को नाम दे दिया A और +q की पोजीशन को नाम दे दिया B। तो ये जो बीच में जो चार्ज रखा है इसको मान सकते हैं हम पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए +4q जो चार्ज होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, वो कहाँ पर होगा, टुवर्ड राइट साइड। कहाँ पर होगा, टुवर्ड राइट साइड। कैसे होगा देखें,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किसकी वजह से हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं +4Q चार्ज की वजह से, या जो चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है उसकी वजह से, तो EA वेक्टर इसको लिख सकते हैं। सिमिलर वे में दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, +Q चार्ज की वजह से, और वो कहाँ पर होगा, टुवार्ड्स लेफ्ट, और वो टुवार्ड्स लेफ्ट की डायरेक्शन को आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो जाएगा, जो चार्ज बी पर रखा हुआ है उसकी वजह से, तो इसको लिख सकते हैं हम EB वेक्टर, राइट। तो पॉइंट पी पर अगर हम देखें तो दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो पी पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, अपोजिट है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए क्या जरूरी है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी 0 व्हेन, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी 0 होगा कब, कब होगा, जब EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। और ये 0 हो सकता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, बट दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इन दैट केस तो लिख सकते हैं फॉर दिस क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन हमारी मैंडेटरी कंडीशन क्या आती है कि भाई EA शुड बी इक्वल टू EB। तो ये हमारी कंडीशन हो गई यहाँ पर। इस कंडीशन को अगर हम सेटिस्फाई करते हैं तो जो हमारा डेटा हमसे पूछा जा रहा है वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दी हुई है, तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है AB कितना दिया हुआ है हमें, AB दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट है P, ये A पॉइंट से या +4Q चार्ज से X डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, X डिस्टेंस पर है। तो B पॉइंट से या +Q चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, B चार्ज हो जाएगी। और इसको कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस X सेंटीमीटर, राइट। और इसको मान लेते हैं X सेंटीमीटर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल करना है तो आप इसमें फॉर्मूले में आगे यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला होता है हमारा 1/4πε0 Q/4Q/r²। तो EA के लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू EA पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना है 4Q अपॉन, और P पॉइंट की पॉइंट A से डिस्टेंस कितनी है X, तो इसको हम लिख सकते हैं X²। अब ये क्या होगा, सेंटीमीटर में है, ये मीटर में लिखना चाहिए हमें से, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर X सेंटीमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² का होल स्क्वायर, ये मीटर में हो जाएगा। और दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू EB, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और B पर जो चार्ज है वो कितना है Q अपॉन, और डिस्टेंस कितनी है उसकी 30 माइनस X इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। अब देखें कौन कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, तो 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो गया, ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, और ये 10⁻4 से 10⁻4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा 4 इंटू 30 माइनस एक्स, ये स्क्वायर हो रहा है 30 माइनस एक्स का, ये ध्यान रखना 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, R² होता है, तो 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा X²। अब ये दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लेने पे क्या निकल के आएगा 2 इंटू 30 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 60 माइनस 2x इक्वल्स टू x, और वी कैन राइट 60 इक्वल्स टू 3x
और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो चार्ज है, जो पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो कहाँ पर होगा, वो पॉइंट होगा प्लस क्यू चार्ज से 20 सेंटीमीटर दोनों चार्जेस के बीच में। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस कहाँ से है, ये डिस्टेंस है डिस्टेंस फ्रॉम प्लस 4Q चार्ज। और ये जो पॉइंट हमें मिलेगा नल पॉइंट जहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वो कहां पर है, दोनों चार्जेस के बीच में। बीच में का मतलब है कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं भी होगा, इन दोनों चार्जेस के जो है ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। क्या प्रॉब्लम दी हुई है हमें, हमें एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसमें दो, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, 1.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें इलेक्ट्रॉन के लिए, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर दी हुई है हमें, वर्टिकली अपवार्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर दी हुई है हमें, वर्टिकली अपवार्ड। इस तरीके से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर शो कर सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर फ्री फॉल जो है वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड जो है मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है, वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन है। तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द वर्टिकल अपवार्ड डायरेक्शन। ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए केस हो गया। सिमिलर वे में आप प्रोटॉन के लिए भी ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोटॉन के लिए क्या दिया हुआ है हमें कि प्रोटॉन के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। और प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन हो जाता है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाता है। ये प्रोटॉन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां पर आ रही है, वर्टिकल डाउनवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन का मोशन कहां पर है, कौन सी डायरेक्शन में है, प्रोटॉन का मोशन है वर्टिकल डाउनवर्ड। और प्रोटॉन को लिख सकते हैं हम प्लस ई या ई प्लस से। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, जो जो गिवन है वो डेटा भी यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। क्या क्या दिया हुआ है, जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है यहाँ पर वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर।
और इस 1.5 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻², मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया हुआ है हमें, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, राइट। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोशन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो यूज करते हैं कि जब कोई पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर कौन सा फोर्स काम करता है। तो हमने पढ़ा है कि जब कोई पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक फोर्स काम करता है, तो दैट फोर्स इज गिवन एज, तो इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाता है, उसको क्या लिखते हैं, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर, राइट। तो फॉर इलेक्ट्रॉन ये फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के केस में ये फोर्स क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए एफ ई वेक्टर, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन के लिए Q इक्वल्स टू माइनस ई होता है, तो ये लिखेंगे माइनस ई ई वेक्टर। अब ये देखें आप यहाँ से कि जो एफ ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स काम करेगा वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम करेगा। और उस इस फोर्स की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा, या इस फोर्स का पहले हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा एफ ई इक्वल्स टू ई ई, राइट। और जो एक्सीलरेशन है वो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाता है, देखो जो फोर्स है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये किसके बराबर होता है, एम ए के। तो यहाँ पर ये एम ई और ए ई यूज करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन। तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर दिस फोर्स ई ई, ये हो जाएगा ई ई अपॉन एम ई। तो ये हुआ एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर दिस फोर्स ई ई। सिमिलर वे में हम प्रोटॉन के लिए भी ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन के लिए Q इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस ई। सो एफ पी लिख देता हूं मैं इसको, इक्वल्स टू ये हो जाएगा Q ई वेक्टर, और ये लिखेंगे हम Q इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस ई, तो ये हो जाएगा ई ई वेक्टर। इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन पर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवार्ड है प्रोटॉन के केस में, तो इस इलेक्ट्रॉन पर वर्टिकल डाउनवार्ड में क्या करेगा, एक फोर्स काम करेगा, दैट इज ई ई वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एफ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ई ई, कहाँ पर, वर्टिकली डाउनवार्ड डायरेक्शन में। और ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू एम पी ए पी। इसको यहाँ पर लिखेंगे एम पी ए पी, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन अंडर दिस फोर्स ये हो जाएगा ई ई अपॉन एम पी। तो दोनों केसेस में हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो रेस्पेक्टिव एक्सीलरेशंस हैं वो हमने यहाँ पर पता कर लिए। अब इन एक्सीलरेशन की हेल्प से हमें ये डिस्टेंस जो दी हुई है d इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगने वाला टाइम कैलकुलेट करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एक्सीलरेशन से d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और प्रोटॉन जो है वो इस एक्सीलरेशन से d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जैसा कि फ्री फॉल में होता है। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, तो जैसे हम आगे देखें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर इलेक्ट्रॉन, और इस साइड में हम लिखेंगे फॉर प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के केस में तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ अंडर फ्री फॉल
क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, इनिशियल स्पीड जो होती है, u का इक्वल टू हम क्या मानते हैं 0, और डिस्टेंस ट्रेवल करने के जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसको उसमें जो लगने वाला टाइम उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो हमारी काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं उनमें से यूज कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन, और वो क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के केस में ए क्या है हमारे पास में, ए ई इक्वल टू क्या आया था, ई ई अपॉन एम ई। सो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, एस इक्वल टू डी, और यू ई बराबर क्या हो जाएगा, यू ई यहाँ पर कितना है 0, और एस इक्वल टू कितना है डिस्टेंस डी, राइट। सो इस इक्वेशन को यूज करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखो डी इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ ए ई, और जो टाइम कंज्यूम किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको लिख सकते हैं टीई, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ ए ई टी ई स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम ये टीई पता करें तो ये टीई कितना हो जाता है, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 डी अपॉन ए ई, ठीक है। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल डिस्टेंस d इक्वल्स टू अंडर रूट 2d अपॉन ए, और ए कितना है ई अपॉन एम ई, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2d एम ई अपॉन ई, ठीक है। और जो डेटा हमें दिया गया है, जैसे कि d हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वो हम यूज कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है m इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। सिमिलर वे में मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये डेटा अगर हम यहाँ पे यूज करें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम, तो ये सब वैल्यू हम यूज करें तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आता है टाइम का कैलकुलेट करने पे, ये हो जाता है आपका 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड, 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं 2.9 नैनो सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल डिस्टेंस d। इसी तरीके से प्रोटॉन के लिए ये जो डिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, देखें वापस से इस इक्वेशन को यूज करें। प्रोटॉन के लिए जो एक्सीलरेशन हमने कैलकुलेट किया था AP, ये कितना आया था हमारे पास में, ई अपॉन एम पी। अब इस इक्वेशन का यूज करें तो जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन जो है वो भी इनिशियल जो वेलोसिटी 0 है उससे स्टार्ट करता है, तो उसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, यूपी इक्वल टू 0, एस इक्वल टू डी, और जो टाइम इसको यूज लगेगा प्रोटॉन को उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टीपी से। तो ये लिखेंगे डी इक्वल टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डी इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ AP और TP स्क्वायर। अब यहाँ से उसी तरीके से TP जब कैलकुलेट करेंगे तो TP कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट 2D अपॉन AP, और AP क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो इसकी वैल्यू यूज करें यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2D MP अपॉन E, और जब सारा डेटा यूज करेंगे तो टाइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है प्रोटॉन के लिए वो कितनी आएगी हमारे पास में, ये हो जाती है 1.3 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो यहाँ पर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो टाइम यूज किया जा रहा है, जो टाइम लिया जा रहा है वो कम है, प्रोटॉन के लिए जो टाइम यूज किया जा रहा है, प्रोटॉन द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है वो ज्यादा है, यानी कि हैवियर पार्टिकल टेक्स मोर टाइम टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस। लेकिन अगर हम जो है उसकी बात करें
फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी की। ग्रेविटी के केस में क्या होता है कि ग्रेविटी में जो एक्सीलरेशन होता है, ग्रेविटी के केस में जो एक्सीलरेशन होता है वो फिक्स होता है जी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक्सीलरेशन जो होता है ये मास पर डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। इसकी वजह से अगर अंडर फ्री फॉल हम बात करें अंडर ग्रेविटी, तो उस केस में ये जो टाइम होंगे इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन के लिए वो इक्वल आएंगे, वो डिफरेंट नहीं आएंगे अंडर ग्रेविटी। लेकिन इस केस में जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को कंसिडर किया और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन होता है वो मास पर डिपेंड करता है, इस वजह से इन दोनों के टाइम अलग अलग आते हैं। यहाँ पर हमने जी जो टाइम कैलकुलेट किए हैं अंडर इलेक्ट्रिक फोर्स, उसमें हमने ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर कर दिया है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यहाँ पर अगर इस एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगी, जिसके कंपेरिजन में इस जी को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है।